हेलो, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज फिर हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का न्यू चैप्टर का वीडियो, जो 2027 एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्लास 10th का तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए मैथ का जो पहला लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था, वो पिछला लेक्चर में हम लोग 1.1 का सभी क्वेश्चन ख़त्म कर चुके थे, जहाँ पर उदाहरण और एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न को हम हल किए थे। साथ में कॉन्सेप्ट जो था, वो कॉन्सेप्ट भी आपको हम सारा का सारा बताए थे। तो आज के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, उसी का आगे का वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम लोग चैप्टर 1.2 का डिस्कशन करेंगे। जो प्रश्नावली 1.2 है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। मुख्य रूप से सारा का सारा कॉन्सेप्ट, और साथ में हम लोग इस चैप्टर का पूर्ण सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब परिवार एडू सर्कल पर। हम लोग सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं 2027 बोर्ड एग्जाम का। आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर क्या है? तो आपका पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या, जहां पर हम लोग प्रश्नावली 1.2 को आज सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आज देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रश्नावली 1.2 का कहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आइए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का यदि बात किया जाए, है ना, प्रश्नावली 1.2 में यदि बात किया जाए तो आपको कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिलता है? आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड के साथ ही आपको देखने मिलता है अभाज्य गुणनखंड के आधार पर HCF और LCM ज्ञात करना, यानी मौसौ और लौसौ ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड के आधार पर। क्लियर? इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर 1.1, वहां पर हम लोग मौसौ ज्ञात किए थे, लेकिन किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग वहां पर ज्ञात किए थे। यहां किससे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर अभाज्य गुणनखंड क्या है, किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आखिर संख्या का किस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 12 है ना, 12, और इस 12 का हम लिखना चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो आप इसको जो है तोड़ लीजिए, इसका जो है अभाज्य संख्या से इसको भाग दे करके गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, है ना। सबसे पहले अगर 12 में देखा जाए किससे भाग लग रहा है, तो किससे लगेगा? 2 से, है ना। 2 से यदि भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर अगर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3। फिर यदि देखें तो 2 से तो अब लग नहीं रहा, किससे लगेगा? 3 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 1। यानी 12 को अगर हम लोग तोड़े तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 3। यही है इसका अभाज्य गुणनखंड, यही है इसका अभाज्य गुणनखंड। यानी कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 है, 3 है, ये सभी संख्या इस 12 में भाग दे रहा है। जो भी संख्या इस संख्या में भाग देगा वो इसका गुणनखंड कहलाएगा, और ये सभी का सभी संख्या अभाज्य संख्या है, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? अभाज्य गुणनखंड कह देंगे। क्लियर है? तो यहां हम 12 का अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ करके दिखाए हैं कि किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं, यानी उसका गुणनखंड लिख सकते हैं, जो कि अभाज्य संख्या का गुना होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम लोग, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्या? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 18 है ना। 18 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 18 में हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से 9 बार में हो जाएगा। फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से 3 बार में, और फिर 3 से लग जाएगा 1 बार में। यानी अगर हम लोग देखें तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। ये इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा।
क्लियर है? यहाँ देख रहे हैं 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 में तोड़ दिए, ये सभी का सभी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? इसी तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ना तो सीख गए होंगे। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड लिखने का। जैसे क्वेश्चन है अपने पास 1 नंबर में 36, 2 नंबर में 56, 3 नंबर 144, 4 156, 5 188, 6 672। इस प्रकार से आप इन संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा और देखिएगा कि किस रूप में अभाज्य गुणनखंड आता है। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड समझ गए। अब इसी अभाज्य गुणनखंड के आधार पर हम लोगों को लॉसॉ और मॉसॉ निकालने बोल दिया जाता है। लॉसॉ बोले तो एलसीएम और मॉसॉ बोले तो एचसीएफ। क्लियर है? अब एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड से, जरा इसका बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन किस रूप में रहेगा? क्वेश्चन रहेगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से 18 तथा 24 का लॉसॉ लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, अभी हम उसका भी चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बाद कि एलसीएम का फुल फॉर्म आखिर क्या है और किस प्रकार से एलसीएम हम लोगों को रियली में मिलता है, रियली में उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। देख लीजिए, तो बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि से 18 तथा 24 का लॉसॉ यानी एलसीएम तथा मॉसॉ यानी एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? और एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। क्लियर? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 18 तथा 24 का लॉसॉ तथा मॉसॉ ज्ञात करें। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो संख्या आपका दिया हुआ है 18 और 24, इन दोनों संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। क्लियर? देख लीजिए एक बार किस प्रकार से। सबसे पहले यदि हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहे तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा सबसे पहले 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। क्लियर? इसी तरह से यदि हम 24 का अभाज्य गुणनखंड देखना चाहे तो 2 से क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, अब फिर किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा 1 बार में। ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड, है ना? अब 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड जो तोड़ा गया है इसको आप लिख लीजिए। अगर 18 का बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। क्लियर है? इसके बाद यदि 24 का देखा जाए तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये इस प्रकार से हम किसका लिख लिए 24 का लिख लिए। क्लियर है? जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको लॉसॉ या मॉसॉ पूछा जाए तो आप सिंपल दोनों का पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देख लीजिए कि दोनों में आखिर कॉमन क्या है। कॉमन बोले तो ऐसा संख्या जो दोनों में हो उसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। यहां पर यदि देखा जाए तो कॉमन कौन है, यहां पर एक कॉमन तो आपको ये दिख जाएगा 2 का। क्लियर है? इसके बाद एक कॉमन आपको कौन दिख जाएगा 3, ऐसा संख्या जो दोनों में है, ये दोनों आपको कॉमन दिख गया जो दोनों में है। इसके बाद देखिए 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है। इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन दोनों में कॉमन है। ठीक है? अब यदि हम एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम किसका, तो 18 का और 24 का, तो जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन आया है उसको तो आप लिखिए ही, जो कॉमन आया है उसको तो लिखिए ही एक बार। जैसे ये कॉमन है ना, ये 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन है तो उसको एक बार लिख लीजिए। इसके बदले में एक बार 2 आ जाएगा। क्लियर है?
है ना। इसके बदले में ये जो कॉमन दिख रहा है एक बार 3 आ जाएगा, ये भी क्लियर है। जो कॉमन था उसको एक बार लिख लिए। बाकी एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो एलसीएम के केस में जो बच गया उसको भी गुना के रूप में लिख दीजिए। यहां देखिए बच गया कौन, एक तो 3 बच गया तो गुना के रूप में 3 आ जाएगा, फिर 2 बच गया गुना के रूप में 2 आ जाएगा, फिर 2 बच गया तो गुना के रूप में 2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको यदि गुना कर दिया जाए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 2 दूना 4, 18 चौके 72, है कि नहीं। 72, 2 दूना 4 तिया 12, 3 दूना 6, 72 कितना हो गया 72। और यही 72 हो गया इसका एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम। तो इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसर निकालते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार, जो भी संख्या दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसर निकालने के लिए, उसका पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ लीजिए। देख लीजिए किस प्रकार से तोड़ा गया, है कि नहीं। फिर उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, है ना। 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इस प्रकार से 24 को भी हम लिख लिए। फिर देखेंगे दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है। जो संख्या कॉमन है दोनों में है, उस संख्या को आप एक बार लिखिए। देखिए 2 बार, यहाँ 2 दोनों में है, एक बार आ गया, 3 दोनों में है, एक बार आ गया। बाकी जो बच गया उसको भी आप गुना के रूप में लिख दीजिए, जैसे 3, जैसे 2, यहां भी 2। क्लियर है। अब इन सब को गुना कर दिए तो यही हो गया आपका क्या एलसीएम। ये एलसीएम के केस में हम बताएं। अब यदि एचसीएफ के केस में पूछ दिया जाए, है ना, एचसीएफ की एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका किसका एचसीएफ 18 और 24 का। सिंपल इतना सा बात याद रखिएगा कि जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा। एक्स्ट्रा वाला जो गुना इसमें आया था ना एलसीएम में, वो एक्स्ट्रा वाला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला चीज आएगा। अब जैसे देख लीजिए यहां पर कॉमन वाला कौन है, एक तो 2 है, एक तो 3 है, बस यही कॉमन वाला है, इसके अलावा कोई कॉमन में नहीं है एचसीएफ के केस में। ठीक है। अब देख लीजिए कॉमन कौन है 2, और साथ में इधर से कॉमन कौन है 3, डायरेक्ट एचसीएफ हो जाएगा 6। एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ये इस प्रकार से एलसीएम और इस प्रकार से एचसीएफ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रकार का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 2 संख्या ना दे करके हमको 3 संख्या दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए 3 संख्या। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, है ना। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन सेम रहेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें, और उसमें पूछ क्या दिया जाएगा। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो उधर देखे थे, 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संख्या दे देगा 12, 16, 20 मान लेते हैं 12, 16, 20। ठीक है। या फिर इसको हम कर लेते हैं, 1 सेकेंड, 20 को हम यहां लिख लेते हैं 18। क्या लिख लेते हैं 18। ठीक है। ये 3 संख्या है जिसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मोसो ज्ञात करना, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। तोड़ लेते हैं तीनों का अभाज्य गुणनखंड। 12 का यदि तोड़ा जाए तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। क्लियर। 16 का यदि तोड़ा जाए तो 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। ये किसका हो गया 16 का हो गया, है ना। इसके बाद यदि बात करें 12, 16, और फिर यदि हम लोग 18 का बात कर ले तो 18 में 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। क्लियर है। 1 जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम तोड़ते रहते हैं, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो तीनों का हम क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर हम देखें 12 तो 12 के बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुना 3, ये 12 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। 16 का यदि देखें तो 16 के बराबर में कौन हो जाएगा 2 गुना 2, है ना। 4 गो 2 है, यहाँ 4 2 दिखेगा आपको। इसके बाद 18 का यदि बात करें तो 18 में क्या हो जाएगा 2 गुना 3। क्लियर है। इस प्रकार से तीनों संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। अब हमें क्या चाहिए, तो एलसीएम चाहिए और
HCF चाहिए। तो अगर LCM निकालने जाएंगे, है ना, किसका, 12, 16 तथा 18 का यदि LCM निकालने जाएंगे, सिंपल देख लीजिए। सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको तो आप मिला ही लीजिए, एक साथ कर लीजिए, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है। इसके अलावा कोई भी संख्या तीनों में तो नहीं है, इसके अलावा कोई भी संख्या तीनों में तो नहीं है। लेकिन यहां एक चीज और आपको दिमाग में रखना है, जैसे पिछले वाले में जो दोनों में कॉमन था उसको कॉमन मिला करके एक बार लिखे थे, यहां एक बात और दिमाग में रखना है, 3 संख्या दिया है ना, तो किसी 2 में भी यदि कॉमन है, LCM के केस में हम बता रहे हैं, है ना, किसी 2 में भी यदि कॉमन है तो आप उसको कॉमन करके एक बार लिखिएगा। जैसे मान के चलिए यहां देख रहे हैं आप, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका भी कॉमन हो जाएगा, है ना। यहां बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, वो ये समझता है कि तीनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी 2 में भी यदि कॉमन है तो उसको भी आप एक साथ कर दीजिए, है ना। यानी मेरा कहने का सीधा मतलब होता है आप इसका घर बना दीजिए, इसका क्या बना दीजिए, घर बना दीजिए। और जब इसका घर बना दिया गया तो इस घर का कोई एक ही सदस्य आएगा, दोनों नहीं आएगा। तो 2 में इसका हम घर बना दिए, यानी कॉमन बना दिए। इसके बाद यदि देखें तो यहां 3 है और यहां 3 है, इसका भी कॉमन हो जाएगा। हम यहां से घुमा करके बना देते हैं, देख लीजिए, इसका भी क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, LCM के केस में, है कि नहीं। अब यदि हम लिखे गुना के रूप में तो सबसे पहले यहां जो 2 है, ये 2 तो आएगा ही, ये 2 तो तीनों में है, ये तो आएगा ही। इसके बाद ये 2 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों 2 बार नहीं लिखाएगा, एक बार ये भी लिखाएगा, लिखा गया एक बार, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब ये 3 जो दोनों में है, ये 3 भी आपका एक बार गुना के रूप में आ जाएगा, इसका भी काम खत्म। अब कौन बचा उसका ख्याल कीजिए, देखिए बच कौन गया, 2 बचा, 2 बचा और 3 बचा, तो यहां आ जाएगा 2, 2 और 3, क्लियर। अब इसको यदि गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 144। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्लियर है ना। ये 3 संख्या के केस में हो गया, 2 संख्या के केस में भी बता दिए, 3 संख्या के केस में बता दिए। बस एक छोटा सा बदलाव क्या था कि 2 में भी यदि कॉमन आ रहा है तो उसको भी आप लोग गुना के रूप में एक बार लिखिएगा, 2 बार नहीं लिखिएगा, एक बार। ये LCM निकाल दिए। इसी के साथ यदि हम लोग SCF का बात कर ले तो SCF क्या हो जाएगा, तो SCF हो जाएगा आपका, SCF 12, 16 तथा 18 का यदि SCF का बात कर लिया जाए, है कि नहीं, तो ये SCF हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है। SCF के केस में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो सब में कॉमन है वही आएगा, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं है। SCF को सिर्फ उसी से मतलब है जो तीनों में कॉमन है ना। तो यहां पर तीनों में कॉमन कौन है, 2, इसीलिए SCF कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और LCM कौन हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझे होंगे। 3 संख्या वाला ये क्वेश्चन था, इससे पहले हम लोग 2 संख्या वाला क्वेश्चन देख चुके थे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्लियर हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मोसो क्लियर हुआ, है ना। आपके एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो आप YouTube पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। और पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। और इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिया उसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आप उसको भी ढंग से समझ पाएंगे। उसके लिए आपको पूरा तो देखना होगा, और साथ में नोट जरूर कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, है ना, और घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे कि इसी चैप्टर में अगला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कौन सा है ना। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा LCM और SCF ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए, कोई भी 2 संख्या है अपने पास, है ना, कोई भी 2 संख्या, उसका LCM भी निकाल सकते हैं और SCF भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 संख्या है, माना 2 संख्या A तथा B है
है ना। मान लेते हैं मेरे पास दो संख्या कौन कौन है, ए है और बी है, दो संख्या है अपने पास, है ना। तो ये दोनों का कुछ ना कुछ एलसीएम भी होगा और इन दोनों का कुछ ना कुछ एचसीएफ भी होगा। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों संख्या को यदि आप गुना कर देते हैं, है ना, ये दोनों संख्या को यदि आप गुना कर देते हैं तो इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो भी इस संख्या के गुना के बराबर होगा, है ना। एक बार देख लीजिए किस प्रकार से, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a गुना b का यदि हम लोग बात करें, है ना, दो संख्या अपने पास कौन है, a और b, तो इसका जो गुणनफल होगा इसके एलसीएम, किसके एलसीएम, a और b, और गुना में एचसीएफ ऑफ a और b के बराबर होगा, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या को यदि आप गुना कर देते हैं तो वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना। देख लीजिए, और इसी को अगर हम प्रूव करना चाहे तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग ये जो संख्या हम लोग लिए थे कौन कौन सा, यहां पर देखिए संख्या हम लोग लिए थे क्या, 18 और 24। 18 और 24 का एलसीएम क्या आया था, 72, और 18 और 24 का एचसीएफ क्या आया था, 6। क्लियर है। अगर हम इसी उदाहरण को वहां पर प्रूव करना चाहे तो आप देख सकते हैं, है ना, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, दो संख्या क्या था 18, दो संख्या क्या है 18 और साथ में क्या 24। तो अगर 18 और 24 का गुना करें तो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 18, 24 गुना में एचसीएफ ऑफ 18, 24। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या सही में ये बराबर है या नहीं है, है ना। 18 और 24 को यदि आप गुना करते हैं तो गुना कर देते हैं हम, दो 432, कितना हो गया 432। इसको यदि गुना करें तो ये हो जाएगा आपका 432। और इधर यदि देखें तो एलसीएम ऑफ इसका कितना आया था, अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम आ गया था आपका 72 और एचसीएफ कितना आया था 6। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो एलसीएम आ गया था 72 और एचसीएफ आ गया था कौन 6। आप देख लीजिए बराबर है या नहीं है। 432 बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 7 6 के 42, 1 43, 432। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दो संख्या का गुणनफल जो है, दो संख्या का गुणनफल उसी दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, और उसी चीज को यहां पर हम प्रूव भी कर दिए। क्लियर। तो दो संख्या में एक संख्या होगा पहली संख्या और इस एक को बोलेंगे क्या, दूसरी संख्या। तो हम इसको इस आधार पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोग भी नोट कीजिएगा, ये हम फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना में एलसीएम। क्लियर है। कोई भी दो संख्या यदि दिया रहे तो दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब ये सूत्र से हम लोग कई सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में पहली संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया और बोल देगा दूसरी संख्या क्या होगा या दूसरी संख्या ज्ञात करें, है ना। दूसरी संख्या दे दिया, एलसीएम एचसीएफ दे दिया, बोल दिया पहली संख्या ज्ञात करें। या फिर दोनों संख्या दे दे, एलसीएम दे दे, बोल देगा एचसीएफ ज्ञात करें। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भी इस टाइप का, और खास करके ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है ना, इस सूत्र के आधार पर। तो यहां पर यदि हम लोग देखें कुछ सूत्र बनाना चाहे इसके आधार पर, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या यदि निकालने का बात आ जाए तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुना में है, उधर किस में चला जाएगा, भागा में। तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुना में एलसीएम और बटे में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या।
दूसरी संख्या। ये एक फॉर्मूला बन गया क्या निकालने का, तो पहली संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। ये तो इंटरनेशनल फॉर्मूला है ही, इसी पर हम लोग ये सारा छोटा छोटा फॉर्मूला बना रहे हैं। क्लियर, देख लीजिए, है ना। उसके बाद दूसरी संख्या यदि आप निकालना चाहेंगे, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये वही चीज SCF गुना में LCM और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा पहली संख्या। क्लियर है। इसी तरह से यदि आप LCM निकालना या SCF निकालना चाहें तो SCF बराबर क्या हो जाएगा, SCF बराबर हो जाएगा ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और गुना में LCM है तो वो इधर आ जाएगा भागा में, ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा SCF निकाल रहे हैं तो बट्टे में हो जाएगा LCM। क्लियर है। इसके बाद यदि आप LCM निकालना चाहेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में, आप LCM निकाल रहे हैं तो बटे में क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आपको दो संख्या दिया जाता है, LCM दे दिया जाता है, HCF पूछ दिया जाता है, या फिर SCF दे देगा, LCM पूछ दिया जाएगा, या फिर संख्या पूछ देगा, तो हम लोग ये सूत्र वहां पर उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही काम का सूत्र है आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। क्लियर। तो जो मुख्य कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट हम आपको यहां पर बता दिए। गुणनखंड, उसके बाद गुणनखंड विधि से मौसौ और लौसौ, और साथ में ये जो सूत्र है SCF गुना LCM के लिए, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लौसौ, अर्थात SCF गुना LCM। ये तीन कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरा चैप्टर को सॉल्व करने वाले प्रश्नावली 1.2 को। क्लियर। आइए तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, उदाहरण और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे किसमें, उदाहरण में। और उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 4 तक हम लोग प्रश्नावली 1.1 से पहले कर चुके हैं, ये उदाहरण नंबर 5। इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं उदाहरण 6 पर और फिर हम लोग आते हैं उदाहरण 5 पर वापस आएंगे। पहले इसको देख लेते हैं एक बार क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए क्या है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात करें। अभी जस्ट आपको बताए थे 6 और 20 से हमको पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM। क्लियर। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 6। हम यहाँ 6 को तोड़ लेंगे। 6 को यदि तोड़ने जाएंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी 6 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3। क्लियर है। 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। फिर दूसरा संख्या अपने पास क्या है, 20। तो 20 को यदि तोड़ने जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 में सबसे पहले 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, यानी ये हो जाएगा 2 गुना 5। 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5। क्लियर है। अब यदि हम लोग LCM निकालना चाहे, किसका LCM, 6 और 20 का, तो देख लेंगे कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन तो आपका एक ही दिख रहा है, यहाँ पर एक ही कॉमन दिख रहा है ये दोनों में, तो जो कॉमन है वो एक बार आएगा, बाकी जो बच गया वो भी आ जाएगा। बच कौन गया, 3, इधर कौन 2, इधर कौन 5। जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग लॉसो कहेंगे। उसके बाद अगर हम SCF देखना चाहे, SCF किसका, SCF 6 और 20 का, तो SCF में सिंपल सा बात कहा गया है, जो दोनों में कॉमन है वही लीजिए, बाकी को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन है 2, तो SCF आ जाएगा कौन, 2। क्या लिखेंगे, अतः ये लास्ट में थोड़ा लिख देते हैं ताकि हमारा जो आंसर आया है उस आंसर को एक जगह हम लोग लिख दे, जो देखने में भी आसान हो कि आखिर आंसर क्वेश्चन का क्या आया है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे, अतः LCM किसका, LCM तो 6 और 20 का कितना आया, तो ये आ गया आपका 60, और SCF कितना आ गया, 6,20, ये आ गया आपका 2। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये उदाहरण नंबर था आपका 6, जिसको हम लोग कर लिए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग उदाहरण 7 देखते हैं कि उदाहरण 7 में आखिर क्या कहा गया। तो क्वेश्चन 7 का यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन 7 में आपको क्या बोला गया है, बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96
और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसका भी 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर हम लोग 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से। 96 का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में और ये हो जाएगा 8 48। इसके बाद यदि देखें तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर यदि हम लोग देखें तो कै बार में, 12 बार में, ठीक है। फिर देखें तो 6 बार में, फिर देखें तो 3 बार में और उसके बाद 3 से 1 बार में। ये हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद 404 का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखें तो ये हो जाएगा 404 में सबसे पहले लग जाएगा भाग किससे, 2 से, ये हो जाएगा 202, ठीक है। फिर हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 101, है ना। 101 का यदि हम लोग देखें तो 101 खुद एक अभाज्य संख्या है जिसमें हम लोग किसी से भाग नहीं दे सकते, तो ये डायरेक्ट किससे लग जाएगा, 101 से लग जाएगा एक बार में। क्लियर है। 101 एक खुद अभाज्य संख्या जिसमें 101 या 1 के अलावा किसी से भाग नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इन संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है इसको हम लोग लिख लेते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले यदि बात करें 96 का तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 3 4 5, 5 2 है, 2 2 2 4 और 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर है। उसके बाद कौन है, 3 है। ये लिख लिए किसका, 96 का अभाज्य गुणनखंड। फिर हम लोग देखें अगर 404 का तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 101। क्लियर। अब देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या सब है, तो सबसे पहले कॉमन है 2, फिर कॉमन कौन है, 2। इसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है तो इसको लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एलसीएम। किसका एलसीएम, तो 96 और 404 का ये हो जाएगा। सबसे पहले तो जो कॉमन आया उसको लिखिए, 2 गुना इधर से 2, फिर है 2, फिर है 2, फिर 3 और गुना में 101। क्लियर है ना। 2 2 2 2 2 3 गुना 101, ये इसका हो जाएगा। हम इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब 32 तिया क्या हो जाएगा, 96, है ना। 30 तिया 90, 2 तिया 6, 96 और 96 और 101 को यदि आप गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 0 6 9 0 9, ये हो जाएगा 6 9 6 9, 9696, 9696। ये किसका हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम आपका 96 और 404 का। कितना, 9696। इसी के साथ यदि इसका एचसीएफ हम लोग देखना चाहे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ अगर देखें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 96, 404। जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। कॉमन कौन है, 2 है और फिर इधर से 2 है, यानी ये हो जाएगा कितना, 4। लास्ट में लिख लेंगे हम लोग अतः एलसीएम, किसका एलसीएम, तो 96 और 404 का ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9696, यानी कि 9696। इसके बाद एचसीएफ यदि हम लोग देख ले तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, 96, 404 का एचसीएफ ये हो जाएगा 4 आंसर। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से हम लोग उदाहरण 7 का जो संख्या दिया हुआ था 96 और 407 एचसीएफ निकाल लिए और साथ में एलसीएम भी निकाल लिए, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। हाँ, 3 संख्या जो आपको बताए थे, 3 संख्या यहाँ पर दे दिया गया है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 6 को यदि तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ने के लिए 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। क्लियर। इसके बाद 72 को यदि हम लोग तोड़े, 72 ही है क्वेश्चन में, पर कंफर्म कर लिया जाए। हाँ, 6 72 और क्या है, 120 है, ठीक है। 6 72 120, तो यहाँ भी आपको 6 72 120 दिख रहा है। 72 को यदि तोड़ेंगे 2 से तो 2 तिया 6 1, 2 6 के 12, फिर 2 से 18 बार में, ठीक है। फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में। क्लियर है। 2 से 2 तिया 6 1, 2 6 के 12, 2 1 2, 2 8 16, 18 9, 9 को फिर 3 से दिए, 3 तिया 9 और फिर 3 को 1 से।
क्लियर है। अब बचा कौन 120, इसको भी तोड़ लेते हैं। 2 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, और फिर 3 से लग जाएगा 5 बार में, और फिर 5 से लग जाएगा 1 बार में। क्लियर। अब यदि हम इसको लिख लें 6 बराबर, ये हो जाएगा 2 गुना 3, उसके बाद 72 है तो 72 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 3। क्लियर है। इसके बाद यदि हम लोग देखें 120, तो 120 में क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये 120 का गुणनखंड। कॉमन कौन सा है, कॉमन देख लीजिए, एक तो 2 कॉमन है, उसके बाद 3, हाँ तीनों में है, 3 कॉमन है, इसके अलावा तो कोई नहीं। हाँ इधर भी तो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है इसमें। बोले थे आपको 3 संख्या के केस में किसी 2 में भी कॉमन मिले तो आप उसको लिख लीजिएगा, ये भी कॉमन है इसमें। ठीक है, जो जो कॉमन था उसको हम घेर दिए, आप देख सकते हैं ये 2 तो तीनों में है, ये 3 भी तीनों में है, ये 2 दोनों में है, और ये 2 दोनों में है। बाकी बचा 3 और कौन बचा 5। अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे, एलसीएम किसका एलसीएम 6, 72 तथा 120 का एलसीएम देखें तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लिखिए आप एक बार, बाकी जो बचा उसको भी लिखिए। तो कॉमन सबसे पहले 2 दिखा, फिर कौन दिखा 3 दिखा, फिर कौन दिखा यहाँ से 2 दिखा, फिर कौन यहाँ से 2, फिर कौन 3 और 5, 3 और 5। क्लियर। अब यदि इसको गुना कर दिया जाए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे, ये हो जाए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 5 तिया 15 दूना 30, 30 12 तिया 36, 360। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग देखना चाहे HCF, तो HCF क्या हो जाएगा 6, 72 तथा 120 का यदि HCF देखें तो जो कॉमन है तीनों में उसको आप लोग लिख दीजिए। तीनों में कॉमन है 2 और साथ में कॉमन कौन है 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 360 और HCF कितना हो गया है ना 6। अगर आप इसको लास्ट में, जैसे यहाँ पर आंसर लिखने से अच्छा है कि आप जो है इसके लिए लास्ट में एक लाइन बना दीजिए, अतः एलसीएम ऑफ 6, 72 तथा 120 बराबर में 360 और HCF 6, 72 तथा 120 बराबर में हो जाएगा 6 आंसर। क्लियर। तो ये हो जाएगा एलसीएम और HCF 6, 72 और 120 का। आइए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली है। ठीक है, प्रश्नावली से पहले एक उदाहरण अपना छूट गया था, उस उदाहरण को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM तो सीख गए होंगे। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर पे इन सब को बैठ करके, सब लोग इन सब क्वेश्चन को जो हम बताए हैं अभी, इसको भी और साथ में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसको भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आपके दिमाग में रहेगा और आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। इन चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो हम लोग एक अलग से सेशन लेकर के आएंगे जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम करवाएंगे। क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन पर यदि विचार किया जाए, हाँ विचार करने ही बोला, आप देख भी सकते हैं, है ना। इस पर यदि विचार किया जाए, क्या बोला है कि संख्या 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है ना। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, देखिए 4 का पावर n है ना,
है ना। n के जगह पर आप कोई भी संख्या रखिए, प्राकृत संख्या, क्या ये 0 पर समाप्त होगा? यानी इसका कहना है कि 4 के पावर 1 कीजिए तो 4 होता है, 4 के पावर 2 कीजिए तो 16 होता है, 4 का पावर 3 कीजिए तो 64 होता है ना। इस प्रकार से अगर 4 का पावर बढ़ाते जाएंगे संख्या बढ़ते जाएगा। क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा? जैसे ये समाप्त हुआ 6 पर, ये समाप्त हुआ 4 पर, तो कोई ऐसा है जो 0 पर समाप्त होगा? क्वेश्चन समझे? अगर क्वेश्चन समझे तो आप लोग थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलिए। हम एक कंडीशन बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम 0 पर समाप्त होने वाले संख्या का बात करें, जैसे कौन कौन सा संख्या है? पहला संख्या हम लोग ले लेते हैं 10, है ना। उसके बाद दूसरा संख्या ले लेते हैं 20, तीसरा संख्या ले लेते हैं 100। कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त हो रहा हो, है ना, 0 पर समाप्त होना मतलब इसके आखिरी में 0 आ जाए, इस संख्या का थोड़ा सा आप बात कीजिए। अगर हम 5 का गुणनखंड देखना चाहे तो कौन है? 5 का गुणनखंड कौन सा हो जाता है? ये 10 का गुणनखंड, सॉरी 5 का नहीं, 10 का गुणनखंड कौन हो जाएगा? 2 गुना 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 10 का गुणनखंड कौन है? 2 गुना 5। उसके बाद यदि 20 का गुणनखंड देखा जाए, ठीक है, तो 20 के गुणनखंड में भी कौन होगा? 2 गुना 2 गुना 5। क्लियर है? 2 दूनी 4 और 4 पंच 20। 100 का गुणनखंड यदि देखा जाए तो 100 के गुणनखंड में कौन कौन आ जाता है? 100 का गुणनखंड यदि तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंच 20 पंच 100। ये हो जाएगा किसका गुणनखंड? 100 का गुणनखंड। आप देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 पंच 100, है ना। तो 0 पर समाप्त होने वाला संख्या का जो गुणनखंड है उसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, क्या? कि इसमें 2 और 5 हर एक स्थिति में आ जाता है। कौन आ जाता है? 2 और 5 आपको हर एक स्थिति में देखने को मिलेगा 0 पर समाप्त होने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 और 5 को जब गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 बनता है और 10 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। यहां पर जैसा कि देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस स्थिति में देखना चाहे तो हमारा जो 4 है, 4 का गुणनखंड देखें तो 2 गुना 2 होता है। ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए इसका कोई भी पावर ले लीजिए आप, वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यहां पर देखेंगे तो आप इसका पावर कुछ भी करेंगे, आप इसका पावर जो करना चाहे आप करेंगे, पावर लेने पर भी ये 0 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या खुद 2 और 5 का गुणनखंड है। ये संख्या में भी खुद 2 और 5 का गुणनखंड है, तो इसका पावर भी करेंगे 2, 3, 4, 5 तो वो भी 0 पर समाप्त होगा, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर 4 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 4 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर? समझे इस क्वेश्चन को? यही सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी एक है, वहां 4 का पावर n नहीं, वहां 6 का पावर n कर दिया है। क्वेश्चन को समझ जाइए। क्वेश्चन क्या बोला कि 4 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त होगा क्या? हम देखें, 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64। ठीक है, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। कंडीशन क्या होता है 0 पर समाप्त होने के लिए? कि संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है, तभी जाकर के वो 0 पर समाप्त होगा। यहां पर अगर देखें तो संख्या के गुणनखंड में 2 है, 2 है, 5 तो नहीं है, तो इसका पावर भी करेंगे तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। आइए इस चीज को लिख देते हैं, किस प्रकार से लिखा जाए हम लिख करके बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखेंगे 4 के पावर n में ये हो जाएगा 2 गुना 2 का पावर n, है कि नहीं? 2 गुना 2 का पावर n। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा भाषा आपको लिखना पड़ेगा। यहां 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 4 के अभाज्य गुणनखंड में
इसको थोड़ा सा और अगर भाषा को सीधा करें, देख लीजिए एक बार। चार के पावर n, 4 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, है ना। इसको ऐसे लिख लेंगे, 4 के पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, को शून्य यहां लिख भी दे, शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होना चाहिए, 2 तथा 5 होना चाहिए, किंतु यहाँ 5 नहीं है, अतः 4 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर? हम क्या बोले 4 का पावर n, और n के लिए भी हम कंडीशन लिख दिए, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, को शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होना चाहिए, किंतु यहां 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये था उदाहरण नंबर आपका 5। तो हम लोग उदाहरण 5 भी देख लिए, हम लोग उदाहरण 6 भी देख लिए, हम लोग उदाहरण 7 भी देख लिए, उसके बाद उदाहरण 8 भी देख लिए, है ना। तो उदाहरण वाला पार्ट जो है ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, उदाहरण 8 तक। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद है अपना प्रश्नावली 1.2, और ये प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अगर इस लेक्चर में हम सॉल्व करें तो ये वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के कारण ही हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखते हैं, है ना। तो उदाहरण कॉन्सेप्ट के साथ उदाहरण तक हम आपको आज क्लियर कर दिए। इसके बाद आपका काम है थोड़ा सा आप अपना मेहनत कीजिएगा, और मेहनत क्या करना है, तो जैसे ही ये लेक्चर आप देखेंगे तो लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि सारा टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ करवा चुके हैं, तो आप एक बार जो प्रश्नावली है 1.2 का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे उसमें। ठीक है, तो एक बार यदि आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर, और वहां कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ में अगला जो वीडियो होगा वो वीडियो में तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे ही, जो दिक्कत हो समस्या हो हम वहां पर आपका दूर हो जाएगा। क्लियर है? तो सब लोग 1.2 का प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, है ना, प्रश्नावली 1.2 का पूर्ण सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे कल के क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो जरूरतमंद दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग भी देख करके चैप्टर को या कॉन्सेप्ट को सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद।